हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है कि मैं अपने पुराने मॉक्स के स्कोर के बेसिस पे और उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और साथ में टाइम को कैसे मैनेज करना है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रैंडमली मैं किसी भी मॉक टेस्ट को उठाऊंगा और उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इसमें डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक्स को भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ इस मॉक में मेरी रैंक थी 315, स्कोर था 72.25 एंड परसेंटाइल थी 98.5। अब फटाफट से चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश को। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम में मिलते हैं 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 20 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है मिसलेनियस क्वेश्चंस को। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लोज टेस्ट के ऊपर हम पहुँचे। ना पहुँचने के बाद क्लोज टेस्ट को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, पहले देखना है कि जो वर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग हमें आती है या फिर नहीं। इसको करने में मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड्स लगेंगे। जब चेक कर लोगे कि हाँ इनमें से कुछ वर्ड्स की मीनिंग मुझे पता है, उसके बाद क्लोज टेस्ट को पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। प्रीलिम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और इस चीज़ को डिसाइड करें कि वो क्वेश्चन हमको करना है या फिर नहीं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और पहली बार में अगर आपसे वो चीज़ नहीं बनी तो आप उसको स्किप करोगे। अगेन वही बात कि तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तुक्के मारने से एक्यूरेसी ख़राब होती है और स्पेशली इंग्लिश में एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढना है और एरर डिटेक्शन में याद रखना है कि एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को सिर्फ 4% लोगों ने ही सही किया है, तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया होता तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मेरी नहीं होती। और एक और चीज़ याद रखनी है कि पर क्वेश्चन कितना टाइम आपने स्पेंड किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो पूरे क्वेश्चंस देख ही नहीं पाते और लास्ट में तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 23 सेकेंड्स मैंने स्पेंड किए, भले ही क्वेश्चन गलत था लेकिन 23 सेकेंड्स का जो टाइम है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे 11% लोगों ने इसको सही किया, मतलब ये भी डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में था। मैंने स्किप किया, मतलब ये अच्छा डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने भी वही मिस्टेक की कि क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन तब भी मैंने उसको अटैम्प्ट किया और नेगेटिव मार्किंग हुई। ना ये मॉक टेस्ट काफ़ी पुराना है और मैंने इन चीज़ों को धीरे धीरे करके ठीक किया है। तो उसके बाद जो मैंने नवंबर या दिसंबर के टाइम पे मॉक टेस्ट दिए थे उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव भी की थी, तो उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। नाउ अगेन ये सारे क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं क्योंकि। नाउ इसके बाद हम देखते हैं आरसी को। प्रीलिम्स में जो आरसी आते हैं वो मेंस के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होते हैं। तो आरसी को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को देख लोगे तब आप डायरेक्टली उन कीवर्ड्स को पैराग्राफ के अंदर ढूंढ सकते हो। प्लस इसमें एक और चीज़ है, जो वोकैब वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बिना आरसी को पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मीनिंग उसकी आती है, सिनोनिम या एंटोनिम उसके आते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। और अगर मीनिंग नहीं पता है तो आरसी में जाके उसका कॉन्टेक्स्ट चेक कर सकते हो कि वो वर्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है, और उसके बेसिस पे आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो आरसी की यही स्ट्रेटेजी है कि पहले क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद आरसी को पढ़ना है, कीवर्ड्स को फाइंड करना है और आंसर को मार्क करना है। इसमें अगेन वही सेम चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इस आरसी को जब सॉल्व किया तो सारे के सारे आंसर सही थे। यहाँ पे टाइम के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 4 से 5 मिनट के अंदर मैंने इस आरसी को सॉल्व किया है, और ये आरसी एसबीआई क्लर्क का है। तो 4 से 5 मिनट के अंदर
अगर आप 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हो और एक्यूरेसी आपकी 100% है या फिर 80 to 90% भी है, तो भी ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसके अलावा अगर देखना चाहते हो कि मैंने कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में इंग्लिश के सारे सोर्सेज को रिवील किया है और डिटेल में स्ट्रेटेजी भी बताई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश के लिए स्पेशली इस वीडियो को देखना मत भूलना। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में अगेन इंग्लिश के जैसे ही सबसे पहले ढूंढना है मिसलेनियस क्वेश्चंस को। कितनी भी इजी डीआई देखने के लिए मिल जाए और इंग्लिश में कितना भी इजी आरसी आपको स्टार्टिंग में दिखे, उस ट्रैप में नहीं फंसना है। आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि मॉक स्टार्ट जब भी होता है तो या तो वो आरसी से स्टार्ट होता है, क्वांट की बात करेंगे तो डीआई से स्टार्ट होता है, और रीजनिंग की बात करेंगे तो हमेशा पजल से वो चीज़ स्टार्ट होती है। ये एग्जामिनर का तरीका है कि जिससे वो आपको ट्रैप कर सके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, और आप छोटे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आप ढूंढ ही ना पाओ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डीआई से स्टार्ट हुआ है तो हमें डीआई को स्टार्टिंग में स्किप करना है और सीधा पहुँचना है मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर, और इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में ज़रूर अटैम्प्ट करना है। और अगेन सेम चीज़, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस इसके डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन आ गया, ये सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। और यहाँ पे आ गया अरिथमेटिक वाला पोर्शन। नाउ प्रीलिम्स में जो अरिथमेटिक है उसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अजीब हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ट्रैप वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पहली बार में अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं और लास्ट में टाइम बचा है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया तो बाद में जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन 3 से 4 मिनट इसमें स्पेंड करने से अच्छा है कि आप 3 से 4 मिनट आगे वाले ईजी क्वेश्चंस को दो। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, वैल्यूज़ जितनी भी हैं यहाँ पे सारी की सारी ईजी दिख रही हैं, और ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं और काफ़ी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 सेकंड में इसको सॉल्व किया था, जो कि एक आइडियल टाइम है क्वांट के अंदर किसी भी अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं। नाउ देखते हैं डीआई वाले पोर्शन को। अगेन मैं आपको बता दूं कि डीआई को तभी सॉल्व करना है जब आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले हो चुके होंगे। अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तभी डीआई के ऊपर आना है, और डीआई अगर 2 हैं तो पहले इजी वाली डीआई को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो इजी वाली डीआई को कैसे ढूंढोगे? वैल्यूज़ से। जैसे इस वाली डीआई में अगर वैल्यूज़ देखोगे तो ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी एक डीआई थी ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाई चार्ट है और वैल्यूज़ काफ़ी इजी हैं। अगर कंपेयर करेंगे पुरानी वाली डीआई से और क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज को पूछा है। इसके अलावा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट एवरेज को पूछा है, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी वेग हैं। तो भले ये डीआई पहली बार देखने में ईजी लग रही थी, लेकिन इसको बाद वाली डीआई से अगर कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा ईजी है। तो एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि कौन सी डीआई को आप पहले सॉल्व करने वाले हो। नाउ सिंपल सी बात है, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो सिर्फ इजी क्वेश्चंस को करके ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और इजी क्वेश्चंस को करने में 10 से 12 मिनट का ही टाइम लगता है, और इसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। नाउ अलग अलग प्रीलिम्स में जैसे पीओ का या क्लर्क का कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो वो वेरी कर सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आरआरबी क्लर्क में पूरे 35 आप स्कोर कर लो और एसबीआई पीओ में आप 15 या 16 ही स्कोर कर पा रहे हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्यूरेसी को मेंटेन कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि इंग्लिश के जैसे क्वांट में भी तुक्का नहीं मारना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जैसे इसी मौके अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत है, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट किया वो सारे के सारे सही थे। यहाँ पे मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मैं सारे 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी है।
ठीक है। एक और चीज़ जो प्रीलिम्स के क्वांट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट वाला गेम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत सारी वैरायटी को सॉल्व करते हैं तब एग्ज़ाम में अगर नए पैटर्न का कोई क्वेश्चन भी आया है तो भी हम उसको मन में सॉल्व कर सकते हैं, हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है, प्रैक्टिस करनी है क्वांट की। ना मैं एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग क्वांट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जहाँ पे अगर वो 100% पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 70% टाइम क्वांट को देते हैं और बचा हुआ 30% रीजनिंग और इंग्लिश को देते हैं। ये चीज़ करना बहुत गलत है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि क्वांट डिफ़िकल्ट है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इसी को देते हैं और रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस हम नहीं करते। लेकिन जिनकी क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना भी बराबर इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बराबर टाइम देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अगेन जो मैंने चीज़ बोली थी कि रीजनिंग में भी स्टार्ट हमेशा पजल से ही होता है, क्योंकि एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाओ। ये सर्टेन नंबर वाली जो पजल होती है, इसको पहली बार में अगर आपने उठा लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 10 से 12 मिनट निकल जाएं तब भी आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। तो अगेन रीजनिंग में भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है। जैसे ये एक मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है कि सिर्फ 18 सेकंड के अंदर आपको 1 मार्क मिल गया। हो सकता है कि अगर आपने वो पजल से स्टार्ट किया होता स्टार्टिंग में तो 3 से 4 मिनट निकल जाते और एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं कि अगर पजल सही नहीं भी बनी तब भी उस गलत पजल के बेसिस पे अपने आंसर को मार्क करते हैं और अपनी एक्यूरेसी को ख़राब करते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात का कि रीजनिंग में भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है। तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन को करते हुए चलना है और अगेन वही सेम चीज़, इसमें भी प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी है ताकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे फोकस ना करना पड़े। एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने पहली बार देखा है ना। अब मैं बताता हूँ कि पजल्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। पजल्स कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जहाँ पे मैंने सारी की सारी पजल्स के टाइप और रीजनिंग में जितनी भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में बताया है। इसके अलावा मैंने कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था उसके बारे में भी डिटेल में बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट ज़रूर से कर लेना। बात करते हैं इस मॉक की। तो ये वाली जो पज़ल है इसकी लैंग्वेज को आप एक बार नोटिस करो। ठीक है। अब हम चलते हैं किसी और पज़ल के ऊपर। एक पज़ल ये भी है, एक पज़ल ये भी है। नाउ जब इन तीनों पज़ल्स को देख लोगे तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि क्या आप सर्टेन नंबर वाली पज़ल को सॉल्व करोगे या फिर अनसर्टेन वाली। अनसर्टेन वाली पज़ल में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर तो सर्कुलर वाली है तो उसमें लोग अंदर और बाहर कहीं भी बैठे हुए हो सकते हैं, डायरेक्शन पता नहीं होती। और अगर लाइन के ऊपर बैठे हैं तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्शन हमको पता नहीं होती है कौन किस तरफ देख रहा है। लेकिन सर्टेन वाली पज़ल में क्या है, जैसे इस पज़ल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लोग इस तरीके से बैठे हैं, ये क्वेश्चन में पहले से दिया है। तो जब हमें पता है कि कौन किस डायरेक्शन में देख रहा है तो ऐसी पज़ल को सॉल्व करना स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छी बात मानी जाती है। इसमें यहाँ पे भले ही आप देखो कि 2 वेरिएबल हैं, ABCD भी है और साथ में कलर्स भी हैं, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी छोटी है, तो इस पज़ल को बनाना भी काफ़ी ईजी होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तब ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को देखते ही ये समझ जाओगे कि ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है। और अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इसके बाद आप जाओगे बचे हुए पजल्स के ऊपर, और जब उनको सॉल्व कर लोगे और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस बाद वाले मॉक का भी कर लेते हैं। नाउ जिस SBI क्लर्क वाले मॉक का एनालिसिस अभी हमने किया
वो मैंने अटैम्प्ट किया था 30 अगस्त को। 9 दिसंबर के टाइम पे मैंने आरआरबी क्लर्क के कुछ मॉक्स दिए थे, उसको हम देख लेते हैं। डिफरेंस आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन के लेवल के ऊपर, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क का मॉक है, इसलिए इसमें स्कोर करना काफ़ी इजी होता है और इसलिए इसकी कट ऑफ भी 80 में से 70 प्लस जाती है। अब क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए रीजनिंग और क्वांटी मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन मेंस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और इसमें कंप्यूटर भी ऐड ऑन हो जाता है। तो मेंस के लिए मैंने किस टाइम टेबल को फॉलो किया था, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा जीके और कंप्यूटर की भी स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और वो स्पेशली मेंस के लिए। अब वापस आते हैं स्मॉक टेस्ट के ऊपर। हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो इसमें भी स्टार्टिंग में हमको पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को ढूंढना है। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को ढूंढा, सॉल्व किया, और यहाँ पे अगर आप मेरे टाइम पे फोकस करोगे तो सिर्फ 12 सेकंड लगे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रियल एग्ज़ाम होता है वर्सेस जो मॉक्स होते हैं, इसके स्कोर के बेसिस पे आपको मॉक का एनालिसिस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी और इसके अलावा परसेंटाइल क्या आई। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मॉक्स बनाए जाते हैं किसी भी वेबसाइट से, अगर आप मॉक उठा के देखोगे तो उनका लेवल एग्ज़ाम से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ये मॉक आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं कि एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो डिफ़िकल्ट मॉक को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ईजी मॉक में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ही लोगे। स्कोर के बेसिस पे आपको अपना कैलिबर टेस्ट नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी और परसेंटाइल के बेसिस पे खुद को जज करना है। अगर आप 95 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हो कंटिन्यूसली तो डेफिनेटली प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। क्वांट को भी देख लेते हैं। क्वांट में भी वही सेम चीज़ है कि पहले स्टार्ट करना है मिसलेनियस क्वेश्चन से, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है और डीआई के ऊपर बाद में जाना है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अब वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ना वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।